से लगातार बातचीत करते रहते हैं और जिस तरीके से हम बार बार बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से एक उपलब्धि हासिल करने वाले लोग हमारे साथ बैठते हैं और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कई ऐसे मुद्दों पे भी बातचीत करते हैं जो शायद राज्य के लिए, देश के लिए भी गंभीर होते हैं। तमाम चीज़ों पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए संजय रंजन सिंह जी हैं। इनका परिचय अगर कराना चाहें तो कई मायनों में इनका परिचय सामने आता है और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि पुलिस अधिकारी होने के बाद से अब जाकर एक बार राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है। लेकिन इसके पहले की बातचीत की जाए तो कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिसको लेकर चर्चा लगातार होती रही है इनको लेकर, और बार बार इस बात की हम चर्चा करते हैं कि आखिर अब उनकी तैयारी कैसे होगी, क्योंकि समाज के साथ जुड़कर उन्होंने कई मायनों में काम करने की कोशिश की है और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुलिसिंग भी की है। और अब कहा जा सकता है कि राजनीतिक जीवन में आने के बाद से अब जनता के बीच भी जाने की तैयारी हो सकती है। किस तरीके से उनकी राजनीति रही चलेगी, किस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा है, और साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि आखिर किस तरीके से अब अपना मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे कि एक आम व्यक्ति किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर आगे चलता है और समाज में अपनी एक उपलब्धि भी हासिल करता है और समाज को आगे बढ़ाने की पहल भी करता है। सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक अहम सवाल, जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि लंबा समय आपने बिताया, पुलिसिंग को लेकर बातचीत हो रही थी, लंबा समय करियर आपका पुलिसिंग के क्षेत्र में रहा है। राजनीतिक जीवन में आने की इच्छा कैसे हुई, किस तरीके से आप आए यहाँ? इसको इत्तेफाक तो नहीं कहेंगे जी, ये एक सुखद संयोग था जी, पुलिस सेवा से निवृत्त होने के बाद कई तरह के सुझाव आए, कई तरह के प्रस्ताव आए। उसमें से एक प्रस्ताव ये भी था। एक दिन हमारी मुलाकात आदरणीय सुदेश जी महतो से हुई और उन्होंने कहा कि आइए साथ मिलकर काम करते हैं। हमने कहा आपका अभिनंदन है, बस आजसू पार्टी में मेरा दाखिला हो गया। जी, अभी मैं आजसू पार्टी का केंद्रीय सचिव भी हूँ और उसका प्रवक्ता भी हूँ। पिछले चुनाव में जो अनुभव था वो थोड़ा डिफरेंट था। पुलिस में रहते हुए बंदोबस्त देखना पड़ता है कि सब कुछ सुचारू रूप से कैसे संपन्न हो जाए, लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तो आपका उद्देश्य अलग हो जाता है। आप ये चाहते हैं कि सुचारू रूप से कैंपेन कैसे चलाया जाए जी, और जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है कहीं भी उसका उल्लंघन न हो। बहुत बारीकी से चीज़ों को आप देखते हैं और फिर आप अपने मुहिम में लगे रहते हैं। अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ मैंने प्रचार किया, पहले मुझे पलामू भेजा गया, जी, फिर धनबाद आया तो गिरिडीह की सीट भी निकली, पलामू की सीट भी निकली, धनबाद की सीट भी निकली। तो मैं मानता हूँ कि उसमें एक छोटा सा अंश, जरा सा अंश हमारा भी है और इस बात की खुशी है कि जो राजनीतिक समझ है जी, और सामाजिक समझ से अलग नहीं है। जी। संजय जी, एक बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है जब हम बार बार चर्चा करते हैं, राजनीतिक जीवन की बातचीत करते हैं। तब आपने जिस तरीके से पूरा जीवन कहीं ना कहीं एक पुलिसिंग के रूप में काम किया, झारखंड में आपकी पकड़ पहुंच भी काफ़ी बताई जा रही है, कई जगहों पे जाकर आपने काम किया है। आपके जीवन की शुरुआत भी पलामू से हुई है, आपका जन्म उसी इलाके में हुआ है और वहीं के निवासी हैं आप। आंदोलनकारी पार्टी के रूप में खास करके आजसू को जाना जाता है। क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पे आज आजसू आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आजसू जब जब बातचीत करता है तो स्थानीय लोगों को लेकर बातचीत करता है। उनकी पॉलिसी होती है कि कम से कम झारखंड के विकास की हम बातचीत करेंगे। आप तमाम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़े अपने करियर में, पुलिसिंग के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में कई चीज़ों को आपने, जैसा कि पहले हमारी थोड़ी बातचीत हो रही थी उससे आपने जिक्र किया। क्या लगता है कि जिस तरीके से राज्य को ज़रूरत है, जो गंभीर मुद्दे हैं उसको लेकर आपकी सोच क्या कहती है, किस तरीके से लोगों को फ़ायदा मिल सकता है? स्थानीय नीति की हम बार बार चर्चा करते हैं, रोजगार नीति की चर्चा करते हैं, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही जा सकती है, माइंस मिनरल का स्टेट है। तो आजसू पार्टी लगातार इन सारी चीज़ों को सवाल करती रही है, चाहे केंद्र से करने की बात है या राज्य सरकार से करने की बात है। वर्तमान में आप कहाँ देखते हैं आजसू पार्टी होने के नाते इन सारे मुद्दों को? जैसा कि आपने कहा कि आजसू पार्टी आंदोलनकारी पार्टी रही है, झारखंड आंदोलन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कभी इसने झारखंड के नाम पर इस पार्टी ने समझौता नहीं किया। जी,
आपने देखा होगा कि 1950 के दशक में जब झारखंड आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो उस समय किन्हीं कारणों से कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। जी 80 के दशक में एक बार फिर जब यह आंदोलन बहुत जोरों पे था और चारों तरफ इसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही थी, तो एक बार फिर से कांग्रेस ने हाईजैक किया। जी आपको ये भी ध्यान में होगा कि 90 के दशक में जब कहा गया कि झारखंड चाहिए ही चाहिए जी और कोई समझौता नहीं होगा, तो आरजेडी ने कहा कि हमारी लाश पे झारखंड का निर्माण होगा। आज ये तीनों पार्टियां सत्ता में हैं। सत्ता का समीकरण ऐसा है कि आप अपनी बात कहते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, आप सत्ता में आते हैं, सत्ता में आपकी भागीदारी होती है। मगर हम आंदोलनकारी पार्टी होने के नाते हमेशा ये कहते रहे हैं कि यहाँ जो इस धरती से जुड़े हुए विषय हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए विषय हैं जी इस पर बहस करना बहुत ज़रूरी है। 2000 में एक अलग स्टेट बना। जी 2000 से पहले आप सीएम आवास जाएं, सीएम के दफ्तर में जाएं बिहार में, और उत्तराधिकार पट को जरा सा गौर से देखें। जी आपको समझ में आएगा कि 53 वर्षों तक एक भी दक्षिण बिहार से, जो आज का छोटा नागपुर है, जी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जी कोयले का हिसाब खूब हुआ, लोहे का खूब हिसाब हुआ, कितनी ट्रेनें जाएंगी इसका हिसाब हुआ, कितने ट्रक निकलेंगे इसका हिसाब हुआ, मगर यहाँ की जो समस्याएं थी उसका हिसाब कभी नहीं हुआ। यहाँ की जो आकांक्षाएं थी उसका लेखा जोखा कभी नहीं हुआ। सवाल सत्ता में आने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या आपने अपने फोकस में, अपने केंद्र में मामूली आदमी को रखा है? क्या आपके फोकस में नौजवान हैं? क्या आपके फोकस में महिलाएं हैं? अगर नहीं है तो सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया। जी अभी आपने देखा होगा कि हाल में पर्चे लीक हुए हैं एसएससी के। जी जी दरअसल ये जो लीकेज है ये नीयत की लीकेज है, सरकार के इकबाल में कहीं लीकेज है। आपने देखा होगा कि एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये जो बरामदगी है असल में हमारे खून पसीने की बरामदगी है। जी ये हमारी भूख का सौदा है, हमारी गरीबी का सौदा है, हमारी शिक्षा का सौदा है, हमारे बच्चों के भविष्य का सौदा है। और इस सौदेबाजी के खिलाफ एक बार फिर से आजसू पार्टी एक आंदोलन के मूड में है और हम अपनी बात जनता तक ले जाएंगे और कहेंगे कि जिसने हमारे सपनों का सौदा किया उस सरकार को बेदखल कीजिए, जिसने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ सेंधमारी की उस सरकार को बर्खास्त करिए। हम ये भी कहेंगे साथ ही साथ कि सरकार का मतलब होता क्या है। सरकार का मतलब होता है गरीब आदमी तक, गरीब की झोपड़ी तक सरकार का अगर संदेश और सरकार की योजनाएं अगर पहुंच जाती है तो हम समझेंगे सरकार जीवित है। सरकार का मतलब बड़े लोग नहीं है, सरकार का मतलब शहरों का खूब विकास हो जाना, अट्टालिकाओं का बन जाना, मॉल का बन जाना, पीवीआर खुल जाना, ये एक छोटा सा मानक है। असली जो मानक है कि जो साधारण आदमी है वहाँ तक सरकार पहुँची या नहीं। आप प्रखंडों में चले जाएं, वहाँ के व्याप्त भ्रष्टाचार को देखें, आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। आप थानों में चले जाएं, उनके सोचने का तरीका, काम करने का व्यवहार, और सबसे बड़ी है संवेदना से च्युत हो जाना, संवेदनशीलता को खो देना। ये देखेंगे तो आपको सिर्फ मलाल और दुख होगा। और कई बार आप पश्चाताप आपके मन में इतना अधिक होगा कि आखिर किस वजह से हम बिहार से अलग हुए थे, बिहार आज कहाँ है, हम आज कहाँ हैं, ये सोचना पड़ेगा। एक और सवाल खड़ा होता है, खास करके जब आप राजनीति की बातचीत करते हैं, पुलिसिंग के समय की भी चर्चा होती है, और सबसे अहम बात कही जा सकती है जिस तरीके से संजय जी कि हम लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां झारखंड राज्य को कम समझ पाती हैं।
बार बार ये कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो गंभीर मुद्दों पे पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाती है। आपका अलायंस लगातार बीजेपी के साथ है। अपनी बातों को अपनी पार्टी के बड़े पार्टियों के साथ जुड़कर जब काम किया जाता है, कितनी दूर तक पहुंचा पाते हैं आप लोग? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि सिर्फ मुद्दे ही नहीं है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर बातचीत होनी चाहिए। तो जब समझौता होता है, उस समय आप लोग किस तरीके से बातचीत कर पाते हैं? झारखंड जैसे राज्य की हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी के साथ हमारा एक अलायंस है। जी। हम एनडीए के घटक दल हैं और बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। जी। पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में जी। किसी कारणवश जी। हमारा अलायंस नहीं हो पाया था। नतीजा आपके सामने है। जी। हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य में जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, वो निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों से ज़रा अलग हैं, भिन्न हैं। लोकसभा का चुनाव उन मुद्दों पे लड़ा गया, लड़ा जाता रहा है, मगर हमारी पार्टी प्रादेशिक पार्टी है और हम मानते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो इस धरती के गौरव और गुरूर की पार्टी है। हम ये मानते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई समस्याओं को चुनती है, उनको व्याख्यायित करती है और उनके हिसाब से अपना ताना बाना बुनती है। और हमारे नेपथ्य में और हमारे समक्ष सिर्फ और सिर्फ एक साधारण नौजवान खड़ा रहता है, एक साधारण सी युवती खड़ी रहती है। उनकी उम्मीदों का बोझ हमारे कंधों पे होता है और हम ये मानते हैं कि उनके द्वारा दिया गया विश्वास जो हम अर्जित करते हैं, उससे बड़ी राजनीतिक संपत्ति हमारे पास कुछ भी नहीं है। संजय जी, कई चीज़ें चलती हैं, खास करके हम जब झारखंड की चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय फलक पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो माइंस मिनरल्स को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में जिस तरीके से इस मुद्दे पे विकास होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, शायद उस पर गौर नहीं किया गया। आप लोग लगातार आंदोलनकारी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, कई चीज़ों पर चर्चा होती है, सत्ता में भी आपकी पार्टी और गठबंधन दल के नेता रहे हैं। क्या लगता है इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं जानी चाहिए, खास करके माइंस मिनरल से जो चीज़ें फायदे के रूप में आनी चाहिए, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और बार बार इस पर चर्चा होती है कि कैसे अंतिम व्यक्ति तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाया जा सकेगा जिससे वे विकास की धारा के साथ जुड़ सके। आपकी पार्टी गठबंधन के साथ रहते हुए इन सारे मुद्दों को कैसे लेकर जाएगी? क्योंकि बड़ी गंभीर बात होती है बराबर, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। मैंने कहा कि चूंकि हम घटक दल हैं एनडीए के और ये इस विषय पर जो विमर्श है वो हमेशा होता रहा है। आपने देखा होगा कि जब केंद्र में और राज्य में एनडीए की सरकार होती है तब विकास एक अलग गति से होता है और वो निरपेक्ष होता है। वो सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले पे चलता है और अतिरंजित नहीं होता। जैसे ही ये ताना बाना बिखरता है, आपने देखा होगा कि जो स्थानीय इश्यूज हैं उन पे कई तरह के अन्य जो मुद्दे हैं जिनको सतह पे भी नहीं आना चाहिए वो हावी हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो इस बार हम उन बुनियादी सवालों को निपटाएंगे जिनकी वजह से पिछले लगभग 24 वर्षों में हमारा राज्य प्रगति की दिशा में नहीं बढ़ पाया। वो विषय क्या हैं? खनिज हैं, वन संपदा है, हमारे जल संसाधन हैं और हमारे स्कूलों की दशा और दिशा है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो सेंध हमारी है, सबसे बड़ी जो डकैती आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी जो लूट है वो हमारे बच्चों के सपनों की लूट है। हमने सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी कर दी है कि वहाँ बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने जाते हैं। वहाँ उनके दिमाग की खिड़की खोलने का काम हम नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वहाँ दलितों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के बच्चे जाते हैं। ऐसे वर्ग से बच्चे जाते हैं जो धनहीन हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे स्कूलों में बच्चों को भेजना। आखिर क्या वजह है कि जिला स्कूल जैसी जो संस्थान थी पहले, बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्थान हुआ करती थी। नेतरहाट एक बहुत ही चर्चित विद्यालय हुआ करता था, हमने सबको ध्वस्त कर दिया। वहाँ आपको रेगुलर टीचर्स नहीं मिलेंगे, पारा शिक्षक मिलेंगे। पारा शिक्षक जो पिछले 15-20 सालों से कार्यरत हैं वो रेगुलर नहीं किए गए। उनकी जो
मानदेय राशि है वो नहीं बढ़ाई गई, और ये सब सारी चीज़ें समझ से परे हैं। लेकिन वही आप गैर सरकारी स्कूलों में जाएं तो जो शिक्षा का तंत्र है बड़ा स्थायी मिलेगा, बड़ा प्रोग्रेसिव भी मिलेगा। हम लोगों ने ये मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी कौम को ध्वस्त करना हो, किसी भी जातीय समूह को, किसी भी संप्रदाय को, किसी गांव शहर को अगर ध्वस्त करना हो तो सबसे पहले उसकी जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दीजिए। जैसे ही आपने उनके दिमाग की खिड़की को बंद कर दिया, वो समाज, वो कौम, वो नस्ल अपने आप बर्बाद हो जाएगी। हम लोगों ने कुल मिलाकर यही होने दिया है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। और हमारी जो पार्टी है, हमारे जो नेता हैं आदरणीय सुदेश जी महतो, तो वो बहुत स्पष्ट राय रखते हैं कि स्कूलों को बिल्कुल उस स्तर का बनाया जाना चाहिए जो आधुनिक स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उस स्तर तक ले जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों से कोई कलम न छीन ले, हमारे बच्चों से कोई उनका भविष्य न छीन ले। हम इंजीनियर और डॉक्टर्स गांव में पैदा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो मजदूरी करें, हम चाहते हैं कि शहरों का बोझ उठाते रहें। हम किसानों के मुद्दे पे वैसे फैसले नहीं करते जिससे उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। अगर आज किसान ये ठान ले कि अनाज हम शहर को नहीं भेजेंगे तो सारे शहर मर जाएं। जी। दूध वाला अगर एक दिन ठान ले, 2 दिन स्ट्राइक कर दे दूध का, जी। तो शहर के जो बच्चे हैं वो बिलखने लगेंगे। तो ये सब सोचने वाली बात है कि जो मेहनत कश लोग हैं, जो पसीने की कमाई खाते हैं, जिनके पसीने की वजह से ये देश चलता है, जो सैनिकों के माता पिता हैं, जो सिपाहियों के माता पिता हैं, जो शिक्षकों के माता पिता हैं, आखिर उनके लिए हम लोगों ने छोड़ा क्या है और क्या है जो हम किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी भी कहा जा सकता है हल्ला बोल के कार्यक्रम आपकी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जाकर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से भ्रष्टाचार को देखते हैं, क्योंकि अमूमन ये माना जा रहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार के कारण ही विकास की योजनाएं सही जगह नहीं पहुंच पाई हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था वो शायद होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग किस तरीके से जाएंगे? भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जो जिसने इस पूरे स्टेट को खोखला कर दिया। स्कीम्स हैं, उनका पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। सड़कों के निर्माण की गति और दशा आप देख लें जी। जो 5 किलोग्राम अनाज मिलता है उसमें से भी 1 किलो की कटौती हो जाती है। अब वो आवास में घनघोर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जो प्रखंड कार्यालय है वहाँ आप जाएं तो लगता है जैसे किसी दूसरे देश में आ गए, ऐसी हिमाकत रहती है उनकी। ये जो विषय हैं जो सर्वसाधारण से जुड़े हुए विषय हैं, और इन विषयों पर ही जो सर्वसाधारण है उसका जीवन चलता है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ब्लॉक, थाना, और कुछ हद तक आप कहें जहाँ नहरों का छोटा मोटा जाल है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट कह लें। कुछ मामलों में हम बिजली विभाग को इस दायरे में रखते हैं। ये 4-5 विषय हैं जहाँ घनघोर रूप से भ्रष्टाचार है, और इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है कि जो टॉप लेवल पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या टॉप लेवल पे जो हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व है, अगर वहाँ से गंदगी ख़त्म हो जाए तो नीचे वो गंदगी परकोलेट नहीं करेगा, नीचे का तंत्र अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी क्या हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल तंत्र में ऊपर में ही इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि वो एक सिस्टम में एक ट्रेडिशन की तरह बन गया है। लोगों को लगता है कि ऐसा ही किया जाना है और ऐसा ही करेंगे तभी हमारा जो पॉलिटिकल तंत्र है वो खुश रहेगा। हम लोगों ने नाराजगी मोल लेनी बंद कर दी है ब्यूरोक्रेसी ने। ब्यूरोक्रेसी ने हट करना छोड़ दिया है, ब्यूरोक्रेसी ने विरोध करना छोड़ दिया है, ब्यूरोक्रेसी ने तनकर खड़ा होना छोड़ दिया है। ये तंत्र के मरने की सूचना है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी इस तंत्र की अंत्येष्टि की जाए उतना अच्छा होगा। उतना तो जरूर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं आम आदमी भी अब समझने लगा है
कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। एक बड़ा सवाल, पंचायती राज व्यवस्था की हम जब जब चर्चा करते हैं तो आपकी पार्टी बड़ी मुखरता के साथ इन चीज़ों का जिक्र करती है। जनगणना को लेकर के, खास करके जातिगत जनगणना को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के, ये सारे मसले जो झारखंड जैसे राज्य में कहीं ना कहीं कई मायनों में काफ़ी अहम नज़र आती है, और इसको आगे बढ़ाए बिना मुझे लगता है कि कई चीज़ें रुकती नज़र आ रही है। खास करके आप लोग इस बार जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, चुनाव का वक्त जरूर सामने आ गया है, इन मुद्दों को कैसे लेके जाएंगे? क्या लगता है कि अभी भी कहा जा रहा है कि कई चीज़ें अभी भी पीछे चल रही हैं? कितने स्टाफ हैं आपके इस कार्यालय में? लगभग 70-75 तो होंगे। आपने गिनती की? जी कितने भाई बहन हैं? जी, गिनती कर लेते हैं। असल में हमारी 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 जो प्राथमिक पाठशाला है वो गिनती से ही शुरू होती है। जी हम अपनी भेड़ों को गिनते हैं, अपनी बकरियों को गिनते हैं, अपने खेत का हिसाब किताब रखते हैं। मेरा ये कहना है कि जातियों की गणना करने में हर्ज क्या है? जी जातियों की गणना करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि इनके उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं बहुत ज़रूरी हैं, जी तब आपको समझ में आएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी जाति कहाँ है। आप देखें, अगर आप अध्ययन करें ब्यूरोक्रेसी की और उनकी जातियों को वर्गवार आप बांट दें तो आपको हैरत होगी कि इस धरती पर ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जिसका एक भी प्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जिसका एक भी प्रतिनिधि जुडिशियरी में नहीं है, जिसका एक भी प्रतिनिधि पुलिस महकमे में नहीं है। तो आखिर उनके हक और हुकूक की लड़ाई जो है, इसकी समझ हमें प्राप्त कैसे होगी, हासिल कैसे होगी? तब तक जब तक कि हम उनकी गणना ही नहीं करें। तो जातीय गणना से भागना नहीं चाहिए। ये एक कोई क्रांतिकारी विचार नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक विचार है। और तब तक जब तक आप पूरे हट से, पूरी जिद के साथ इसकी गणना नहीं करते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमको करना क्या है। हम ही लोग किसी ज़िले में जाते थे तो सबसे पहले देखते थे कितने थाने हैं, कितने ओपीज़ हैं, कितने इंस्पेक्टर्स हैं, और हम अपने बलों की जो समीक्षा के आधार पे योजनाएं बनाते थे, चाहे वो अभियान हो, नक्सली अभियान हो, चाहे जो भी हो। तो ये तो बुनियादी रूप से ये खड़ा हुआ मसला है कि जब तक जातीय गणना नहीं होगी तब तक हम उस जातीय संवेदना को समझ नहीं पाएंगे, विकास की जो स्थिति है उसकी दिशा को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जातीय गणना एक, मुझे लगता है, एक सत्ता का धार्मिक पक्ष है। जैसे हम रामनवमी मनाते हैं, जैसे हम ईद मनाते हैं, जैसे हम दशहरा मनाते हैं और पूरी निष्ठा के साथ मनाते हैं, वैसे पूरी निष्ठा के साथ गणना होनी चाहिए। ये पता तो हो कि हम लोग कितने हैं और कैसे हैं, किस हालात में जी रहे हैं। एक और इसी से जुड़ा सवाल आता है, खास करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल रूप से। आजसू पार्टी जिस तरीके से काम करती है, बड़ी संख्या में उसके फॉलोअर्स हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं। एक कहा जाता है कि कुर्मी जाति को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है कि आजसू पार्टी में कुर्मी जातियों का वर्चस्व रहा है, वहाँ पे उनके वोटर जो है कुर्मी हैं और उनको कहीं ना कहीं सत्ता में लाने और हटाने का भी काम करते हैं। जयराम महतो एक नया नाम सामने आया है जो कि कहीं ना कहीं सीधे कुर्मी वोटरों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर, स्थानीय नीति की बात की जाए, भाषा को लेकर के एक आंदोलन का रूप रंग तैयार किया और अब इस बार के चुनाव में एक अहम भूमिका में नजर आती है। और बार बार इस बात की चर्चा राजनीतिक जगत में हो रही है कि इसका सीधा नुकसान आजसू पार्टी को हो सकता है। ऐसी बातें लगातार विपक्ष में जो यहाँ पे खास करके आपके विपक्ष में जो होंगे, खास करके जो लोग गठबंधन में हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक नया फैक्टर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आजसू इसे किस रूप में देख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी और आजसू बड़ी मजबूती के साथ इस बार चुनाव की तैयारी कर रही है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में इनके गठबंधन का असर राज्य में देखने को भी मिल सकता है। जनतंत्र में पहले तो कि सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबको अपना पक्ष रखने का हक है और सबको अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का भी अधिकार है। कौन सा फैक्टर हमारे सामने है ये अलग बात है। हम ये मानते हैं कि राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और राजनीतिक विरोध भी होना चाहिए, राजनीतिक वैमनस्य नहीं होना चाहिए। पर्सनल लेवल पे चीज़ों को न मैं विश्लेषित करता हूँ, न पर्सनल लेवल पे जाऊँगा। मैं ये मानता हूँ और हमारी पार्टी का ये बिल्कुल मुखर अवधारणा है कि प्रश्न ये नहीं है कि सामने हमारा प्रतिपक्ष कैसा है,
वो प्रश्न नहीं है। हमारे सामने प्रश्न ये है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य कहाँ है। हम इन उन मसलों को जो हमारे नौजवानों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी हैं, हम उनको लेकर एक ताना बाना बुनते हैं और उनको लेकर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सामने ये बिल्कुल महत्व की बात नहीं है कि सामने कौन है जी। उनका पक्ष है, वो अपना पक्ष रखेंगे, हमारा पक्ष है, हम रखेंगे। और हमारी जो लड़ाई है वो उनसे नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो, हमने कहा ना, हमारी लड़ाई भूख और बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो है वो नौकरी के पक्ष में है। हमारी लड़ाई जो है जल, जंगल और ज़मीन के पक्ष में है। हमारी जो लड़ाई है यहाँ की जो मूल संवेदना है उसके और पक्ष में है। हम तो गौरव और गुरूर की बात करते हैं, हम किसी जाति की बात नहीं करते। और तमाम चीज़ें हैं जिस तरीके से संजय जी, हम चाहेंगे कि और भी मुद्दों पे बातचीत होती रहेगी, लेकिन एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, कैसा अनुभव होता है, क्योंकि आपका जो जीवन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ आपने जिस तरीके से, मेरी जो जानकारी है अभी तक कि कहीं ना कहीं आप रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं, पत्रकारिता से भी काफ़ी लंबा समय गुजारा आपने, उस क्षेत्र में भी काम किया जो शायद बहुत कम लोगों को पूरी जानकारी होगी आपके बारे में, क्योंकि अब पुलिसिंग से रिटायर किया है, कई जगहों पे आपने जाकर काम किया है पुलिसिंग के रूप में, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब राजनीतिक जीवन। क्या लगता है कि ये जो सफ़र आपका चला है, खास करके रंगमंच की दुनिया से लेकर के और पत्रकारिता की दुनिया, पत्रकारिता के बाद से पुलिसिंग और पुलिसिंग के बाद से अब राजनीति, कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अब ज़रूरत महसूस हो रही है लोगों को? मैं कहूँ कि रंगमंच पे जो तीनों कैरेक्टर्स एक साथ एक ही विषय को प्रतिपादित करते हैं। रंगमंच पर भी विषय यही था जी, पुलिस जीवन में भी जो विषय और मुद्दे थे वो यही थे जी, और पत्रकारिता का जो जीवन था उसमें भी यही विषय थे जी। मुझे नहीं लगता कि सरोकार जो है बदल जाते हैं, प्रतिबद्धताएं वही रहती हैं, सामाजिक सरोकार वही रहते हैं। राजनीतिक समझ में, राजनीतिक सरोकारों में और सामाजिक समझ और सामाजिक सरोकारों में कोई फर्क नहीं है जी। रंगमंच उसका हिस्सा है। आप रंगमंच पे उन्हीं विषयों को सामने रखते हैं दर्शकों के सामने जिन विषयों का सामाजिक सरोकार है जी। तो जीवन की जो सबसे जो बड़ी खासियत है वो ये है कि ये आपको मौके देती है तरह तरह के क्षेत्रों में जाकर, तरह तरह के लोगों से मिलकर, तरह तरह की बातों को सीखकर समाज की नींव को मजबूत करने का, समाज की जो बुनियाद है उसको मजबूत करने का। साहित्य और रंगमंच क्या है? वो एक आईना है, आप कहते हैं एक दर्पण है। आप उसमें चीज़ों को एक बड़े कैनवस पे रखने की छूट पाते हैं और अपनी चीज़ों को कहते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। राजनीति भी वही है जी। आपके पास एक बड़ा, उससे बड़ा कैनवस मिलता है, हर दिन एक मंच सजता है, हर दिन आप रंगमंच पे होते हैं, हर दिन आप अपनी बात। चलिए, तमाम चीज़ें चलेंगी जिस तरीके से संजय जी बराबर हम बातचीत करते रहते हैं और कई मुद्दों पे भी बातचीत करते हैं, और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब जिस इलाके से आते हैं वहाँ के विकास की हम बराबर चर्चा होती रहती है, राज्य की चर्चा होती रहती है, और साथ साथ अहम बात कही जा सकती है कि राजनीतिक दल में होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आम लोगों का कैसे ख्याल रखा जाए, क्योंकि अब उनकी भूमिका कई रूप में दिखाई पड़ सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी भूमिका और भी कई चीज़ों में दिखाई पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से आज की बातचीत की जाए तो राज्य को एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो शायद इस तरह के अनुभव को लेकर आगे समाज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो अनुभव के साथ साथ जो परख है, पकड़ है, उसका इस्तेमाल शायद सार्वजनिक जीवन में करने की भी कोशिश करेंगे। हम ऐसा उम्मीद भी करते हैं संजय जी आपसे कि आने वाले समय में शायद इस तरह से आप समाज और राज्य को आगे ले जाने की कोशिश कर पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।